हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी 2020 और स्टेट पीएससी के लिए जो नवीन पाठ्यक्रम है उसके अनुसार मैं एक ये टॉपिक वाइज वीडियो लेके आया हूं जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग पर आधारित है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो कि मध्य प्रदेश का जो नया सिलेबस अभी राज्य लोक सेवा आयोग ने अभी बनाया है उसके अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग उसमें जोड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन जरूर बनेंगे और स्पेसिफिक पूरा डिटेल मैंने इसमें इंक्लूड किया है जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 और अदर स्टेट की जो पीएससी हैं उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सारे विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देखकर राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। लगातार मेरी टॉपिक वाइज इस सीरीज पे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद ही आप पूरा का पूरा सब्सक्राइब का बटन है जो उसको क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% नोटिफिकेशन ऑफ द ऑल वीडियोस। तो चलिए शुरू करता हूँ ये राष्ट्रीय महिला आयोग पर पॉइंट वाइज पूरा का पूरा डिटेल जिसमें कि पूरी जानकारी आपको राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, साथ ही साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसका जो गठन वर्ष है वो क्या है ये जरूर याद कर लीजिएगा। गठन वर्ष है 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, वैश्विक परिस्थिति को बेहतर दिशा, ठीक है ना, और दशा देने हेतु संसद में 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग का जो वो है वो पारित किया गया। ठीक है ना, इसका विधेयक पारित किया जिसको कि 1992 महिलाओं के लिए उसके तहत ही 31 जनवरी 1992 को, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई जिसका नाम राष्ट्रीय महिला आयोग रखा गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 ये जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना, जिसको कि इंग्लिश में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स कहते हैं, इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसकी डेट ये जरूर याद रखना है अपने को, कब हुआ था इसका गठन, 31 जनवरी 1992 को। अगला जो पॉइंट है इसमें क्या है, आयोग का एक सदस्यीय सचिव होगा, यानी कि इसमें एक सचिव भी नियुक्त किया जाएगा साथ में। ठीक है ना, और आयोग के तहत एक सलाहकारी सेल का भी गठन किया गया है इसमें। इस सेल के माध्यम से जो पीड़ित महिलाएं हैं, ठीक है ना, उनकी जो पारिवारिक सलाह और कानूनी मार्गदर्शन इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है ना, इस व्यवस्था में आयोग को एक और अधिक मजबूती प्रदान की। ठीक है ना, इस तरीके की व्यवस्था से जिसमें कि एक सचिव होगा, साथ में अध्यक्ष होगा, सचिव होगा और साथ ही साथ में एक पूरा का पूरा इसमें सलाहकार यानी कि एक एडवाइजरी सेल भी इसमें गठन किया गया है जिसमें कि जो पीड़ित महिला है और की जो पारिवारिक सलाह है, ठीक है ना, और साथ ही साथ कानूनी इसमें मार्गदर्शन भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, आइए अब जान लेते हैं इस अधिनियम के तहत जो संरचना की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग की उसके बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसमें एक अध्यक्ष होगा। ठीक है ना, वो कैसा होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपना जीवन महिलाओं के हितों के लिए समर्पित किया हो। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति उसमें अध्यक्ष होना चाहिए और इसमें अध्यक्ष के अलावा एक इसमें सचिव भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सचिव होता है, साथ में एक 5 सदस्य होते हैं जिनको कि ज्ञान होना चाहिए कानून का, ठीक है ना, प्रबंधन प्रशासन का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, समाज कल्याण से संबंधित इनको अनुभव होना चाहिए। अगला जो बिंदु है, अच्छा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो बनाया जाता है ये केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है ना, कौन, अध्यक्ष इसमें, अध्यक्ष इसमें केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है। साथ ही साथ में इसमें कम से कम एक सदस्य एससी और एसटी के द्वारा इसमें होता है। ठीक है ना, और जो सदस्य सचिव होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जाता है, यानी कि सचिव और अध्यक्ष ये केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। साथ ही साथ में इसमें जो सदस्य होते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा जो संरचना है ये केंद्र सरकार के द्वारा ही मनोनीत की जाती है। केंद्र सरकार ही इसका गठन करती है जिसमें कि एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल ये जो टीम होती है ये 7 लोगों की होती है, यानी कि 1 + 1 + 5। ठीक है ना, एक अध्यक्ष, एक सचिव
और 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है ना। सदस्यों की योग्यता, उनको कानून, प्रबंधन, प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण से संबंधित उनको अनुभव और ज्ञान होना आवश्यक है। आगे है इसका कार्यकाल। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। यानी कि इसमें मिनिमम मैक्सिमम वर्ष है 3 वर्ष का कार्यकाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष, उनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है, या फिर उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। पदाच्युत मतलब कि पद से हटने। केंद्र सरकार को त्याग पत्र देकर वो पद से हट भी सकते हैं। ठीक है ना। अगर उनको अपना कार्य में बीच में ही रोकना है तो वो 3 वर्ष से पहले ही केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं और वो वहां से हट भी सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और एक समाजशास्त्री होता है, एक विधि वक्ता यानी कि एक वकील, और साथ में एक श्रमिक संगठन से जुड़ा हुआ एक सदस्य, और दूसरा 6वां नंबर क्या, औद्योगिक प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक सदस्य, और एक प्रशासन से जुड़ा हुआ सदस्य, जिनको इन सभी कार्यों का अनुभव होना चाहिए। तो इस तरीके से ये 7 सदस्यों की टीम होती है, जिसमें कि अध्यक्ष और सचिव और बाकी के 5 इसमें सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल जैसे कि मैंने बताया आपको, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। पद से किसी भी समय केंद्र सरकार को त्याग पत्र देकर ये पद मुक्त हो सकते हैं। ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड, जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी, तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाएं एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है, और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance, साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है, और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं, और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है, और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है।
इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी। पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय महिला आयोग के जो सदस्य हैं और अध्यक्ष हैं उनको कार्यकाल से पूर्व भी इनको हटा सकती है। वो क्या आधार है इसमें, या फिर जो सदस्य या अध्यक्ष हों वो दिवालिया होने पर हों, या फिर विकृत चित्त हों यानी कि पागल हो गए हों, ठीक है ना, नैतिकता अधमता के अपराध के दोषी पाए जाने पर इनको हटाया जा सकता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त कार्यों से अगर वो इनकार कर देते हैं तो उनको केंद्र सरकार हटा सकती है। इसके अलावा कार्य करने में अगर वो असमर्थता दिखाते हैं, कोई जो कार्य उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अगर वो नहीं कर पाते हैं तो केंद्र सरकार हटा सकती है। और लगातार 3 अधिवेशनों में अगर वो अनुपस्थित हों, जो सदस्य अध्यक्ष और सचिव अगर अनुपस्थित हों तो केंद्र सरकार उनको हटा सकती है। केंद्र सरकार को ऐसा प्रतीत हो कि अध्यक्ष और सदस्य का जो पद है पद पर रहने पर लोक हित में नहीं है, अगर वहाँ उसका जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग का और उनकी जो सदस्य हैं वो लोक हित में नहीं हो रहा है, तो उनके पद पर वो रहकर अगर लोक हित में कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी केंद्र सरकार उनको हटा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भत्ते होते हैं, वेतन भत्ते, वो केंद्र सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं, यानी कि केंद्र सरकार ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करती है, तो उनके जो वेतन भत्ते हैं उसकी भी जवाबदारी केंद्र सरकार के द्वारा ही होती है। ठीक है। अच्छा, जो रिपोर्ट है वो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग सौंपती है और राज्य स्तर पर राज्य सरकार को राज्य महिला आयोग सौंपता है। ठीक है। जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार ही राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करता है और राज्य महिला आयोग का जो गठन है वो राज्य सरकार करती है। तो उसकी जो रिपोर्ट है, वार्षिक रिपोर्ट, वो राज्य सरकार को राज्य महिला आयोग देता है और राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार को सौंपता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको बिल्कुल इस तरीके से आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो कार्य है वो क्या है, महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिश करना। दूसरा जो है महिला बंदी गृह, अगर महिला जेल में बंद है, ठीक है ना, उनका बार बार, ठीक है ना, निरीक्षण करते रहना। महिलाओं से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सुरक्षाओं के उपायों की जांच करना। ठीक है। इसके अलावा चौथा जो कार्य है वो है संघ तथा राज्य के तहत महिला विकास की संगति का मूल्यांकन करना। और पांचवा कार्य महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना तथा उन पर सलाह भी देना। ठीक है। अगला जो है वो महिलाओं के विकास से संबंधित जो प्रावधान अनुच्छेदों में किए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि अनुच्छेद 14, ठीक है ना, सभी भारतीय नागरिकों को राज्य के द्वारा समान सुरक्षा देने का प्रावधान है इसमें। इसी तरीके से अनुच्छेद 15(1) में नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग और मूल के आधार पर विभेद नहीं करने का प्रावधान है। इसी तरीके से अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2) में लिंग के आधार पर राज्य के किसी भी संगठन में कार्यरत कर्मी में विभेद नहीं करने का प्रावधान करता है। ठीक है। तो ये सारे अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद करना है क्योंकि यही एमसीक्यूज जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एग्जाम में उसमें पूछे जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(2), इस तरीके से इनमें कौन कौन से कार्य का प्रावधान है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला जो अनुच्छेद है चौथे नंबर पर वो कौन सा है, अनुच्छेद 15(3). इसमें क्या है, महिलाओं के लिए राज्य किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है ना, अगर उसकी सुरक्षा और उसके हित में अगर कोई प्रावधान करना है तो वो अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए किया जाएगा। इसी तरीके से अनुच्छेद 39(0) के तहत राज्य अपनी सभी कर्मियों जो भी पुरुष और महिलाएं हैं, ठीक है ना, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रावधान करेगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेगा कि आर्थिक कारणों से महिलाओं को किसी प्रकार का शोषण ना हो। ठीक है ना। अनुच्छेद 51(a)(e), ठीक है ना, 51 का कैपिटल ए और ई के तहत
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऐसी किसी भी परंपरा का अनुपालन ना करे जो कि महिलाओं की गरिमाओं के विरुद्ध हो। ये अनुच्छेद 51 कैपिटल ए और स्मॉल ई में, ठीक है ना, इसका प्रावधान किया गया है। आइए अब जान लेते हैं इस आखिरी स्लाइड में वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष कौन-कौन रहे, उनका कार्यकाल कितना रहा, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की 1992 में जब गठन हुआ था, उस समय जो पहली अध्यक्ष थी, वो जयंती पटनायक थी। ये आपको याद रखना है कि पहला और आखिरी जरूर पूछा जाता है। तो पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। दूसरी कौन थी? डॉक्टर देवी मोहन गिरी, जिनका कार्यकाल था 95 से लेके 98 तक। फिर विवाह पार्थ सारथी, जिनका कार्यकाल 99 से लेके 2002 तक चला। फिर डॉक्टर पूर्णिमा अडवाणी, जो कि 2002 से लेके 2005 तक थी। फिर डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से लेके 2008। फिर दूसरी बार, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। डॉक्टर गिरिजा व्यास दो बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही, ठीक है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थी, ये इंपॉर्टेंट है। साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि 2 बार अध्यक्ष कौन रही राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो वो थी डॉक्टर गिरिजा व्यास, ठीक है ना। फिर 7वीं जो अध्यक्ष बनी थी, वो कौन बनी थी? ममता शर्मा, 11 से 14 के बीच में। फिर 8वीं ललिता कुमार मंगलम, 14 से लेके 17 तक। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान वाली पूछी जा सकती है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो वो है रेखा शर्मा, जो कि 2018 से लेके वर्तमान में अभी कार्यरत है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो भी अध्यक्ष अभी तक रहे और उनका ही कार्यकाल रहा, ठीक है ना। इसमें ये तीनों, ठीक है ना, पहली प्रथम अध्यक्ष, 2 बार अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको आपको याद रखना है। तो ये थे राष्ट्रीय महिला आयोग का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, कमेंट आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एमपीपीएससी 2020 के परीक्षार्थियों के लिए, साथ में अदर स्टेट की जो पीएससी हैं, क्योंकि सभी में राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ा हुआ कंटेंट पूछा जाता है। तो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी कंटेंट है। सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं जो मैंने बताए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ऐसे याद कर लेना है। लगातार मेरी इस सीरीज से जो टॉपिक वाइज चल रही है उससे जुड़े रहने के लिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें और लगातार देखते रहें। इसके ऊपर मैंने एमसीक्यू सीरीज भी बनाई हुई है, जिसका कि वीडियो मैंने डाल दिया है पहले ही, तो उसको भी आप देखें, क्योंकि उस पर पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी मैं तैयार कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में वो मिल जाएंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें पूरे के पूरे राष्ट्रीय महिला आयोग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको भी आप देखिए। उसमें पूरे कंटेंट है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो फिर स्पेसिफिक टॉपिक पर सारे फैक्ट्स के साथ लेके आऊंगा। तब तक लगातार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को ट्यून करते रहिए और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस मिल पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।